बहुत पुरानी बात है, जब रातें बिजली की रोशनी से नहीं बल्कि कहानियों की गर्माहट और दियों की टिमटिमाती लौ से रोशन हुआ करती थीं। उस दौर में, जहां समय की रफ्तार धीमी थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हुआ करती थी, वहीं चंदनपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव बसा हुआ था। यह गांव अपनी हरियाली, पुराने पीपल के पेड़ों और अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही तरह का सुकून था, जो किसी भी बेचैन मन को शांत कर सकता था। सूरज ढलते ही गांव में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता था, जिसे केवल दूर किसी मंदिर की घंटी या फिर खेतों से लौटते हुए बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज ही तोड़ती थी। इसी गांव के एक छोर पर, बाकियों से थोड़ा अलग थलग, एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी, जो अपने आप में न जाने कितने ही राज और कहानियां समेटे हुए थी। यह हवेली कभी इस इलाके की शान हुआ करती थी, मगर अब वक्त की मार और देखरेख की कमी ने इसकी दीवारों पर उदासी की एक परत चढ़ा दी थी, जैसे कोई बूढ़ा इंसान अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा हो। हवेली के बड़े से आंगन में शाम का धुंधलका धीरे धीरे गहरा रहा था, और उसी आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी गौरी। गौरी, जिसका नाम जितना पवित्र था, उसका मन भी उतना ही निर्मल और साफ था। वह इस विशाल हवेली की इकलौती वारिस थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि जिस लड़की के पास इतनी बड़ी जागीर थी, उसके पास अपनी खुद की दुनिया देखने के लिए रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गौरी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जो देखने वालों के दिल में उतर जाता था। वह जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी आंखों के सामने एक गहरा कोहरा छाने लगा था। रंगों की दुनिया अब उसके लिए बस परछाइयों का खेल बनकर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन यह धुंधलापन पूरी तरह से अंधेरे में बदल जाएगा, और गौरी उस दिन के डर से हर पल सिहर उठती थी। वह जानती थी कि जिस दिन उसकी आंखों की रही सही रोशनी भी चली जाएगी, उस दिन वह इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी, जहां उसका कोई अपना कहने वाला नहीं था। गौरी अक्सर शाम के वक्त बरामदे में बैठकर सूरज को ढलते हुए महसूस करने की कोशिश करती थी। हालांकि अब उसे सूरज का लाल गोला साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह हवा में बदलती ठंडक और पक्षियों की चहचहाहट के थमने से जान जाती थी कि सांझ हो गई है। उसके लिए दिन और रात का फर्क अब देखने से ज्यादा महसूस करने का विषय बन गया था। वह अपने हाथों से हवेली की खुरदुरी दीवारों को छूती और अपने पूर्वजों की मौजूदगी को महसूस करती। यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि यह गौरी के लिए उसकी माता पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता, जो कभी इस गांव के जमींदार थे, बहुत ही रसूखदार और दयालु इंसान थे। उनकी मृत्यु के बाद गौरी की मां ने उसे संभाला था, लेकिन बीमारी ने उन्हें भी जल्दी ही गौरी से छीन लिया। अब इस वीरान महल में गौरी अकेली थी, जो अपनी धुंधली होती दृष्टि के साथ अपनी विरासत को बचाने की मूक लड़ाई लड़ रही थी। उसे अक्सर लगता था कि जैसे जैसे उसकी नज़र कमजोर हो रही है, हवेली के कोने भी अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। हवेली की देखरेख के लिए अब सिर्फ एक ही पुराना नौकर बचा था, जिसका नाम रामदीन था। रामदीन काका ने गौरी को उसकी पैदाइश के समय से देखा था, और वे उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानते थे। उनकी कमर अब झुक चुकी थी और बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उनकी वफादारी हिमालय की तरह अटल थी। वे अक्सर गौरी को आंगन में गुमसुम बैठे देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे जानते थे कि गौरी के लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। रामदीन काका ही थे जो हवेली का झाड़ू पोछा करते, खाना बनाते और गौरी को हर छोटी बड़ी चीज में मदद करते। शाम होते ही वे हाथ में एक लालटेन लेकर आते और गौरी के पास रख देते। भले ही गौरी को उस रोशनी का कोई खास फायदा नहीं होता था, लेकिन रामदीन का मानना था कि घर की लक्ष्मी को अंधेरे में नहीं बैठना चाहिए। उनकी आवाज में हमेशा एक पिता जैसी फिक्र और ममता होती थी, जो गौरी को यह एहसास दिलाती थी कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। उस शाम भी रामदीन काका हाथ में पीतल का गिलास लिए, जिसमें गर्म दूध था, गौरी के पास आए और बोले, बेटिया, कब तक यहाँ अंधेरे में बैठी रहोगी?
चलो, अंदर चलो। ओस गिरने लगी है और ठंड बढ़ रही है। गौरी ने उनकी आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। हालांकि वह उन्हें देख नहीं पा रही थी, बस उनकी आवाज की दिशा का अंदाजा लगा रही थी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, काका, मुझे अंधेरे से अब डर नहीं लगता। डर तो मुझे उजाले से लगता है, क्योंकि अब उजाला मुझे और भी ज्यादा धुंधला दिखाई देता है। कम से कम अंधेरे में तो सब कुछ एक जैसा लगता है। शांत और स्थिर। रामदीन काका का दिल यह सुनकर भर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ऐसी बातें मत कर बिटिया। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तुझे किसी भी अंधेरे में खोने नहीं दूंगा। भगवान ने अगर एक दरवाजा बंद किया है, तो वह दूसरा जरूर खोलेगा। बस तू अपना हौसला मत हारना। रामदीन काका की इन बातों में एक अजीब सा भरोसा था, जो गौरी को थोड़ी हिम्मत देता था। गौरी ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास थाम लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। यह कंपकंपी ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस अनजाने भय की वजह से थी, जो उसके मन में घर कर गया था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में यह हवेली हंसी ठाकों से गूंजती थी। हर त्योहार पर यहाँ गांव वालों का मेला लगता था। होली के रंगों से लेकर दिवाली के दियों तक हर चीज की चमक यहाँ अलग ही होती थी। लेकिन अब सब कुछ शांत था। वह सोचती थी कि क्या वह इस विशाल घर को संभाल पाएगी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। लोग कहते थे कि एक अंधी और अकेली लड़की इतनी बड़ी जायदाद कैसे संभालेगी। कुछ लोग तो दबी जुबान में यह भी कहते थे कि गौरी को हवेली बेचकर किसी आश्रम में चले जाना चाहिए या किसी दूर के रिश्तेदार के पास रह लेना चाहिए। लेकिन गौरी के लिए यह हवेली बेचना अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। इस घर के हर कोने में उसकी माँ की चूड़ियों की खनक और पिता की भारी आवाज की गूंज अब भी बसी हुई थी। हवेली के अंदर का हाल भी बाहर जैसा ही था। पुराने कालीन अब धूल से भर गए थे, क्योंकि रामदीन काका अकेले इतना बड़ा घर साफ नहीं कर पाते थे और गौरी को गंदगी दिखाई नहीं देती थी। दीवारों पर टंगी पूर्वजों की तस्वीरें अब जालों से ढकी थीं। कभी कभी गौरी दीवार के सहारे चलते हुए उन तस्वीरों के फ्रेम को छूती और अनुमान लगाती कि यह दादाजी की तस्वीर है या पिताजी की। वह अपनी उंगलियों के पोरों से उन चेहरों को पढ़ने की कोशिश करती, जो अब उसके लिए यादों में ही जीवित थे। उसका दिनचर्या बहुत सीमित हो गई थी। वह अपने कमरे से खाम रसोई तक और रसोई से आंगन तक के रास्ते को कदमों में गिनकर याद कर चुकी थी। दाएं मुड़ने के लिए 10 कदम, फिर बायां हाथ दीवार पर और 5 कदम सीधे। वह मन ही मन यह मंत्र दोहराती रहती थी। यह उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया थी, जहां वह बिना टकराए चलने की कोशिश करती थी। लेकिन कभी कभी कोई कुर्सी अपनी जगह से हिल जाती या कोई सामान बीच में आ जाता, तो उसे ठोकर लग जाती और वह गिर पड़ती। हर गिरना उसे उसकी लाचारी का एहसास दिलाता था। उस रात खाना खाते वक्त गौरी ने रामदीन काका से पूछा, काका, क्या गांव में कोई नई खबर है? आज दोपहर जब मैं तुलसी के पास पानी दे रही थी, मुझे लगा कि गेट के पास कुछ लोग बातें कर रहे थे। रामदीन काका एक पल के लिए रुके। उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा थम गया। वे जानते थे कि गौरी की सुनने की शक्ति अब बहुत तेज हो गई है। उन्होंने बात को हल्का करते हुए कहा, अरे नहीं बिटिया, वो तो बस कुछ राहगीर थे जो पानी पीने के लिए रुके थे। गांव वाले तो अपनी ही धुन में रहते हैं, उन्हें हमारी हवेली से क्या लेना देना। लेकिन रामदीन झूठ बोल रहे थे, और शायद गौरी को इस बात का आभास हो गया था। असलियत यह थी कि गांव के कुछ शरारती तत्व और लालची लोग अब गिद्ध की तरह हवेली पर नजर गड़ाए बैठे थे। वे बस इस इंतजार में थे कि कब गौरी पूरी तरह अंधी हो और कब वे उसका फायदा उठा सकें। रामदीन नहीं चाहते असलियत की दौड़ लीने की दौड़ की कारक तरह, तो जिंदा दौड़ लीने की दौड़ थे कि गौरी इन बातों से परेशान हो। इसलिए वे अक्सर कड़वी सच्चाइयों को मीठी बातों में लपेटकर उसे परोस देते थे। गौरी ने खाना खत्म किया और अपनी थाली एक ओर सरका दी। उसने कहा, काका, मुझे कभी कभी लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपाते हैं। मुझे पता है कि मैं अब देख नहीं सकती, लेकिन मैं महसूस सब कर सकती हूँ।
हवा का रुख बदल रहा है काका, रामदीन ने बर्तन समेटते हुए कहा। तू खामाखां चिंता करती है। जब तक मैं हूं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू जाकर अब आराम कर, कल सुबह जल्दी उठना है। मंदिर में पूजा है। गौरी ने कोई बहस नहीं की, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि रामदीन काका बूढ़े हो रहे हैं और वह खुद कमजोर। यह दुनिया कमजोरों को जीने नहीं देती। यह सबक उसे वक्त ने बहुत पहले ही सिखा दिया था। वह अपने कमरे की ओर बढ़ी, दीवार का सहारा लेते हुए। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई घड़ी टिक टिक करके समय बीतने का ऐलान कर रही हो। अपने कमरे में पहुंचकर गौरी ने खिड़की खोली। बाहर से रात की रानी की खुशबू आ रही थी। यह खुशबू उसे हमेशा सुकून देती थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा, जहां उसे बस कालापन दिखाई दिया, तारे नहीं। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ उसे ध्रुव तारे की कहानी सुनाती थी, जो अपनी जगह पर अटल रहता है। गौरी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे भी ध्रुव तारे जैसा अटल बनाना। मेरी आंखों की रोशनी चाहे ले लो, लेकिन मेरे मन की शक्ति मत छीनना। मुझे यह घर बचाना है। अपनी आखिरी सांस तक उसे डर था कि कहीं उसकी कमजोरी इस घर की बर्बादी का कारण न बन जाए। वह जानती थी कि उसके दूर के रिश्तेदार, जो सालों से कभी खबर लेने नहीं आए, अब उसकी बीमारी की खबर सुनकर जरूर सक्रिय हो जाएंगे। जायदाद का लालच रिश्तों के प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यह कड़वा सच उसे समझ आने लगा था। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गौरी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह आने वाले कल की चिंताओं में घिरी हुई थी। तभी उसे नीचे मुख्य द्वार के खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। इतनी रात गए कौन आ सकता है? क्या रामदीन काका ने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था, या हवा से दरवाजा खुला? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। कदमों की आवाज नहीं थी, बस चूं चूं करती हुई जंग लगी पुरानी कब्जों की आवाज थी। शायद हवा ही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन यह छोटी सी घटना भी उसे डराने के लिए काफी थी। अंधापन इंसान को कितना असुरक्षित बना देता है, यह वह हर पल महसूस कर रही थी। गौरी की सोच बार बार अपनी मौसी की बेटी कांता चाची की तरफ जा रही थी। कांता चाची, कांता चाची, जो रिश्ते में तो उसकी दूर की चाची लगती थी, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा से ही संदिग्ध रहा था। कुछ दिन पहले ही रामदीन काका ने बताया था कि कांता चाची का खत आया है और वे गौरी की देखभाल करने के लिए गांव आना चाहती हैं। गौरी को देखभाल शब्द से ही घबराहट होने लगी थी। वह जानती थी कि कांता चाची का खत आया है कि गौरी को साथ करे। कांता चाची वही औरत हैं जिन्होंने सालों पहले अपने ससुर को घर से निकाल दिया था। अब उनका अचानक गौरी के प्रति प्रेम जागना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। गौरी ने बिस्तर पर करवट बदली और चादर को कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य जाल उसके चारों ओर बुना जा रहा है और वह धीरे धीरे उसमें फंसती जा रही है। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था, जिसमें गौरी ने अपने कुछ जेवर और हवेली के कागज छिपा रखे थे। यह जगह केवल उसे और रामदीन काका को पता थी। अपनी कम होती रोशनी के साथ गौरी को सबसे ज्यादा चिंता उस संदूक की सुरक्षा की थी। वह दिन में कई बार उस कोने में जाकर टटोलती थी कि ताला ठीक से लगा है या नहीं। आज रात भी डर के मारे वह उठी और दीवार पकड़ते हुए उस संदूक तक गई। उसने कांपते हाथों से ताला छुआ। लोहा ठंडा था और ताला बंद था। उसे थोड़ी राहत मिली। वह वापस बिस्तर पर आई और सोचने लगी कि क्या उसे ये कागज किसी और सुरक्षित जगह पर रख देने चाहिए। लेकिन और सुरक्षित जगह थी ही कहाँ, पूरा गांव पराया लगता था और घर के अंदर वह खुद कैद जैसी थी। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। गौरी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पुरानी हवेली उससे कुछ कहना चाह रही है। शायद हवेली भी डर रही थी अपने भविष्य को लेकर।
गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कानों पर ध्यान को लेकर कर ली है कि खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। केंद्रित किया। रामदीन काका के खर्राटों की हल्की आवाज नीचे से आ रही थी, जिससे उसे तसल्ली हुई कि घर में सब ठीक है। लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित था। वह जानती थी कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। उसकी आंखों के सामने जो अंधेरा था वह तो कुदरत की देन थी, लेकिन जो अंधेरा उसकी जिंदगी में आने वाला था वह इंसानी साजिशों का नतीजा होने वाला था। गौरी को नींद के आगोश में जाने में काफी वक्त लगा। उसने सपने में देखा कि वह एक घने जंगल में है और उसके हाथ में एक बुझा हुआ दिया है। वह रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन हर तरफ कांटे हैं। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, गौरी, दिया बाहर नहीं, अपने अंदर जला। यह सपना शायद उसे कोई संकेत दे रहा था। जब उसकी आंख खुली तब भी रात ही थी, या शायद दिन निकल आया था और उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया था। वह नहीं जानती थी। वह बस इतना जानती थी कि उसे अब अपनी अन्य इंद्रियों को तेज करना होगा। उसे अब कानों से देखना होगा और नाक से महसूस करना होगा। उसकी लड़ाई अब सिर्फ अंधेरे से नहीं, बल्कि उन चेहरों से भी थी जो रोशनी में रहकर भी काले कारनामे करते थे। अगली सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह पक्षियों की चहचहाहट से हुई। गौरी उठी और अपनी आदत के अनुसार खिड़की की तरफ गई। आज उसे धुंधलापन और भी ज्यादा गहरा लग रहा था। कल तक जो पेड़ एक हरे धब्बे जैसा दिखता था, आज वह भी भूरे रंग के कोहरे में मिल गया था। उसका दिल बैठ गया। क्या आज वह दिन आ गया है? उसने अपनी आंखों को मला, पानी के छींटे मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया उसके लिए और भी संकरी हो गई थी। उसने रामदीन काका को आवाज दी, काका काका। उसकी आवाज में घबराहट थी। रामदीन काका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बिटिया, सब ठीक तो है? गौरी ने रोते हुए कहा। काका, आज मुझे खिड़की के बाहर का पेड़ भी नहीं दिख रहा। सब कुछ गायब हो रहा है। रामदीन काका ने उसे संभाला और सिर पर हाथ फेरा। हिम्मत रख बिटिया, शायद आज मौसम खराब है, बाहर कोहरा होगा, तू घबरा मत। वे झूठ बोल रहे थे। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन वे गौरी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसे चाय का प्याला थमाया और कहा, आज मैं तेरे लिए तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाऊंगा, तू बस मुंह हाथ धो ले। गौरी समझ गई कि काका उसे बहला रहे हैं, लेकिन उसने भी उनकी बात मान ली। उसे पता था कि रोने से रोशनी वापस नहीं आएगी। उसे अब इस नए और गहरे अंधेरे के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उसने चाय की चुस्की ली और खुद को तैयार करने लगी उस लंबी लड़ाई के लिए जो अब शुरू होने वाली थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज आई। पहियों की चरमराहट और बैलों की घंटी ने सुबह की शांति को भंग कर दिया। गौरी के हाथ से चाय का प्याला लगभग छिटकते छिटकते बचा। वह आवाज, वह जानी पहचानी तीखी आवाज जो सालों पहले सुनी थी, आज फिर आंगन में गूंजी। अरे रामदीन, कोई है भी या हम यूं ही बाहर खड़े रहेंगे? सामान कौन उतारेगा? यह कांता चाची थीं। उनका आगमन हो चुका था। गौरी का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। रामदीन काका ने गौरी की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, तू यहीं रुक, मैं देखता हूँ। लेकिन गौरी जानती थी कि अब छिपने का वक्त नहीं है। तूफान घर के अंदर आ चुका था। कांता चाची के आने के साथ ही हवेली का माहौल बदल गया। जहां पहले शांति थी, वहां अब बर्तनों के पटकने और जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगीं। गौरी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। वह समझ गई थी कि उसकी परीक्षा का समय शुरू हो गया है। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी बंद आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा याद किया और खुद से कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। यह घर मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं ले जाने दूंगी। बाहर कांता चाची की आवाज गूंज रही थी, जो रामदीन काका पर हुक्म चला रही थी। यह आवाज उस खतरे का संकेत थी जो अब गौरी के जीवन में उथल पुथल मचाने वाला था।
अब गौरी को सिर्फ अपने कानों और अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना था। वह नहीं जानती थी कि कांता चाची के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वे उसकी सेवा करने नहीं, बल्कि कुछ और ही मकसद से आई है। हवेली की पुरानी दीवारों ने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था, लेकिन इस बार लड़ाई कुछ अलग थी। एक तरफ एक अकेली, लगभग अंधी लड़की थी, और दूसरी तरफ एक चालाक और दुनियादार औरत। चंदनपुर की हवाओं में अब एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। एक ऐसी कहानी जहां जीत उसकी नहीं होगी जो देख सकता है, बल्कि उसकी होगी जो सच को महसूस कर सकता है। और यहीं से गौरी के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। कांता चाची के हवेली में कदम रखते ही घर की हवा में एक भारीपन घुल गया, जैसे किसी ने शांत झील में बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। उनके साथ आया सामान देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए यहाँ बसने आई हों। बड़े बड़े लोहे के संदूक, बिस्तर और पोटलियां जब आंगन में उतारी गईं, तो उनकी धमक से पुरानी हवेली की नींव तक हिल गई। रामदीन काका बेचारे एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनका मन आशंकित था, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि कांता चाची रिश्ते में मालकिन लगती थीं। चाची की आवाज बहुत तेज और तीखी थी, जो हवेली के शांत गलियारों में गूंज रही थी, और हर आदेश के साथ यह जता रही थी कि अब यहाँ के नियम बदलने वाले हैं। गौरी अपने कमरे की चौखट पर खड़ी थी, अपने हाथों को आपस में कसकर पकड़े हुए, जैसे खुद को बिखरने से रोक रही हो। कांता चाची ने उसे देखते ही एक जोर का ठहाका लगाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। लेकिन उस आलिंगन में कोई गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक जकड़न थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। चाची ने मीठे स्वर में कहा, अरे मेरी लाडली गौरी, कैसी हालत बना ली है तूने अपनी। हाय राम, इतनी कमजोर हो गई है। और यह घर, यह तो भूतहा खंडहर जैसा लग रहा है। शुक्र मना कि मैं आ गई, वरना न जाने तेरा क्या होता। उनकी बातों में हमदर्दी कम और ताना ज्यादा था, जिसे गौरी ने बखूबी महसूस किया। चाची के कपड़ों से एक अजीब सी तेज इत्र की महक आ रही थी, जो गौरी को सांस लेने में भारी महसूस हो रही थी। कांता चाची ने आते ही सबसे पहले घर की व्यवस्था को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने रामदीन काका को झिड़कते हुए कहा, रामदीन, यह क्या हाल बना रखा है रसोई का, और यह पुराना सामान आंगन में क्यों फैला है। अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। तुम अब आराम करो, या फिर बाहर के काम देखो। घर के अंदर का जिम्मा अब मेरा है। रामदीन काका अपमान का घूंट पीकर रह गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो चाची को गौरी को उनके खिलाफ भड़काने का मौका मिल जाएगा। चाची की मंशा साफ थी, वे धीरे धीरे पुराने वफादारों को गौरी से दूर करना चाहती थी, ताकि गौरी पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाए और असहाय महसूस करने लगे। शाम होते होते चाची ने एक नया फरमान सुना दिया। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, तेरा ऊपर वाले कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं है। तू देख नहीं सकती, कहीं सीढ़ियों से फिसल गई तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैंने नीचे वाला कोठरीनुमा कमरा साफ करवा दिया है, जो रसोई के पास है। तू वहीं रहा कर, मेरी नहरों के सामने रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। गौरी का दिल बैठ गया। ऊपर वाला कमरा उसके माता पिता की यादों से जुड़ा था, और वहां खिड़की से ताज़ी हवा आती थी। नीचे वाला कमरा तो बस एक भंडार गृह जैसा था, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि चाची की आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। गौरी को उस नए कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहां की हवा में सीलन और पुराने अनाज की गंध थी। गौरी ने जब दीवारों को टटोला तो उसे वो अपनापन महसूस नहीं हुआ जो ऊपर वाले कमरे में था। यहाँ की जमीन ठंडी थी और आवाजें गूंजती थीं। उसका वह नक्शा, जो उसने अपने दिमाग में बनाया था, 10 कदम दाएं, 5 कदम बाएं, यह बेकार हो गया था। वह इस नए माहौल में बार बार टकरा रही थी, कभी किसी संदूक से तो कभी दीवार से। हर टक्कर उसे याद दिला रही थी कि अब उसका अपने ही घर पर कोई अधिकार नहीं रहा। वह बस एक कोने में पड़ी हुई वस्तु बनकर रह गई थी,
जिसे अपनी मर्जी से कहीं भी रखा जा सकता था। अगले ही दिन से कांता चाची ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ। वे सुबह सुबह तैयार होकर गांव में निकल जाती। उनका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि गांव वालों के दिमाग में जहर भरना था। वे कुएं पर पानी भरने वाली औरतों के बीच बैठ जाती और घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती, हाय, क्या बताऊं बहनों, मेरी भतीजी गौरी की हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। बेचारी की आंखों की रोशनी तो गई ही, अब तो दिमाग भी जवाब दे रहा है। अकेले बड़बड़ाती रहती है, दीवारों से बातें करती है। मुझे तो डर है कि कहीं वह खुद को या घर को कोई नुकसान न पहुंचा ले। गांव के लोग, जो पहले गौरी के प्रति सहानुभूति रखते थे, अब चाची की बातों में आने लगे। आखिर एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझती है, ऐसा सोचकर वे चाची की बातों पर यकीन करने लगे। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि हवेली वाली गौरी अब पागलपन की शिकार हो रही है। लोग कहने लगे, अरे, तभी तो वह बाहर नहीं निकलती। सुना है वह रात रात भर जागती है और अजीब आवाजें निकालती है। यह बातें हवा की तरह फैलीं और रामदीन काका के कानों तक भी पहुंचीं। जब उन्होंने यह सुना तो उनका खून खौल उठा, लेकिन वे बेबस थे। वे जानते थे कि अगर वे सफाई देने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि नौकर मालकिन की बुराई कर रहा है। हवेली के अंदर का माहौल भी अब बदल चुका था। पहले जहां सन्नाटा और शांति थी, अब वहां चाची की खटपट और कर्कश आवाजें गूंजती थीं। चाची जानबूझकर घर का सामान इधर उधर रख देती थीं, ताकि गौरी उससे टकराए और गिरे। जब गौरी गिरती तो चाची दौड़कर आती और जोर जोर से विलाप करती, हाय राम, देखकर नहीं चल सकती क्या? कितनी बार कहा है एक जगह बैठी रहा कर, तू तो मेरी जान आफत में डाल देगी। यह सब वे इसीलिए करती थी ताकि अगर कोई बाहर वाला सुने तो उसे लगे कि गौरी सचमुच अपना ख्याल रखने में असमर्थ है और चाची ही उसकी एकमात्र सहारा है। गौरी समझ रही थी कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। एक दोपहर, जब चाची सो रही थी, रामदीन काका दबे पांव गौरी के कमरे में आए। उनके हाथ में एक कटोरी खीर थी जो उन्होंने छिपकर बनाई थी। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाए, बिटिया, यह खीर खा ले। मुझे पता है तुझे वो रूखा सूखा खाना गले से नहीं उतर रहा होगा जो तेरी चाची देती है। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने काका का हाथ पकड़ लिया और बोली, काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह घर अब मेरा नहीं लगता। चाची कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ। क्या सच में मैं पागल हो रही हूँ? रामदीन काका ने उसकी हथेली को थपथपाया और एक बहुत बड़ी बात कही, मेरी बात को गांठ बांध ले गौरी। रामदीन काका ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी आंखें जा चुकी हैं, लेकिन तेरा मन और तेरे कान अभी भी जाग रहे हैं। यह औरत जो कह रही है और जो कर रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वह तुझे तोड़ना चाहती है, तुझे यह मनवाना चाहती है कि तू बेकार है, लेकिन तू बेकार नहीं है। याद रख, शिकारी जब जाल बिछाता है तो मीठे दाने ही डालता है। उसकी बातों पर मत जा, उसकी चाल को सुन, उसकी सांसों की गति को पहचान। सावधान रहना बिटिया, यह अपने साथ कोई बड़ा तूफान लाई है। काका की इन बातों ने गौरी के अंदर एक बुझती हुई लौ को फिर से सुलगा दिया। अब गौरी ने रोना छोड़ दिया और ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि चाची रात को देर तक जागती हैं। जब पूरा घर सो जाता है तो चाची के कमरे से धीमी धीमी खुसुर पुसुर की आवाजें आती हैं। कभी कभी उसे लगता कि कोई बाहरी आदमी भी रात के अंधेरे में हवेली में आता है। गौरी के कान अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गए थे। वह लेटे लेटे सुनती कि चाची की भारी दसमान के साथ बात है, पायल की आवाज किस दिशा में जा रही है। उसने गौर किया कि चाची अक्सर उस कमरे की तरफ जाती थीं जहां पुराने कागजात और तिजोरी रखी थी। चाबी के गुच्छे की खनक गौरी के कानों में हथौड़े की तरह बजती थी। चाची का व्यवहार भी अजीब होता जा रहा था। कभी वे गौरी को बहुत प्यार से खाना खिलाती और कभी बिना वजह उस पर चिल्लाने लगती। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा,
गौरी, मुझे लगता है यह हवेली अब तेरे लिए एक बोझ बन गई है। इसकी मरम्मत में लाखों लगेंगे और तेरे पास तो अब इलाज के पैसे भी नहीं है। गांव के सरपंच कह रहे थे कि अगर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो इसे बेचकर तेरे नाम फिक्स डिपॉजिट कर दे, तू किसी अच्छे के और पूरा कोना पर भी आश्रम में या मेरे साथ शहर में मजे से रहेगी। गौरी का शक यकीन में बदल गया। तो यह थी चाची की असली योजना, हवेली को बेचना और उसे बेघर करना। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही, जैसे उसने हार मान ली हो। लेकिन गौरी का मन अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहा था। वह अपनी पुश्तैनी जमीन को, जहां उसके पितरों की राख और यादें बसी थीं, किसी लालची के हाथ कैसे जाने दे सकती थी। उसने तय किया कि वह अब अपनी लाचारी का ढोंग करेगी ताकि चाची को लगे कि वह जीत रही है। गौरी अब और ज्यादा गुमसुम रहने लगी। वह जानबूझकर दीवारों से बातें करने का नाटक करती ताकि चाची को लगे कि उनकी योजना काम कर रही है और गौरी सचमुच पागल हो रही है। यह गौरी की तरफ से एक मूक युद्ध की शुरुआत थी। शत्रु को यह विश्वास दिलाना कि वह जीत रहा है, युद्ध नीति का सबसे बड़ा दांव होता है। और गौरी अनजाने में ही सही, अब इसी नीति पर चल रही थी। दिन बीतते गए और मौसम बदलने लगा। गर्मियों की उमस भरी रातें अब आने लगी थीं। एक ऐसी ही उमस भरी रात में गौरी को प्यास लगी। पानी का मटका कमरे के बाहर रखा था। वह धीरे धीरे टटोलती हुई बाहर निकली। तभी उसे बरामदे से दो लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। एक आवाज चाची की थी और दूसरी किसी मर्द की। गौरी वहीं खंभे के पीछे दुबक गई और अपनी परता की करी सांसें रोक लीं। वह आदमी कह रहा था, कांता जी, काम जल्दी करना होगा। अगर गांव वालों को पता चल गया कि लड़की अभी तक वसीयत पर अंगूठा नहीं लगाई है तो पंचायत बैठ जाएगी। और वह बूढ़ा रामदीन भी बहुत सवाल पूछ रहा है। चाची ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम चिंता मत करो सेठ जी, वह लड़की अब पूरी तरह मेरे कब्जे में है। उसे तो दिन और रात का भी पता नहीं चलता। कल परसों में उससे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लूंगी। यह कहकर कि डॉक्टर की अर्जी है। और रही बात उस बूढ़े रामदीन की, तो उसे भी जल्दी ही रास्ते से हटा दूंगी। बस तुम पैसों का इंतजाम रखो। यह हवेली कौड़ियों के दाम बिकेगी और हमारा मुनाफा लाखों में होगा। यह सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा तो था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, यह उसने सोचा भी नहीं था। गौरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। वह जानती थी कि अगर वह अभी चिल्लाई तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। खट्टा चाची उसे पागल साबित कर देंगी। उसे अब बहुत संभल कर चलना था। वह दबे पांव वापस अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी कमजोरी ही अब उसकी ढाल के दबे पाते से तो वही दबे पा ज्यादा दोस्तर पाग ले देगा बनेगी। वे समझते हैं कि वह देख नहीं सकती, इसलिए वह जान नहीं सकती, लेकिन वे यह भूल गए कि अंधेरे में रहने वाला इंसान आहटों की भाषा सबसे बेहतर समझता है। आज रात गौरी को नींद नहीं आई, लेकिन यह जागना डर के मारे नहीं, बल्कि एक नई रणनीति बनाने के लिए था। अगले दिन सुबह गौरी का व्यवहार बदला हुआ था। उसने चाची से कहा, चाची, आप ठीक कहती हैं, यह हवेली अब मुझसे नहीं संभलती। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनते ही चाची का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई, जिसे गौरी देख तो नहीं सकती थी, लेकिन चाची की आवाज की खनक से महसूस कर सकती थी। चाची ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, यही तेरे लिए सही है। मैं आज ही वकील को बुलाती हूँ। बस कुछ कागजी कार्यवाही करनी है, फिर हम इस मनहूस जगह से निकल चलेंगे। चाची को लगा कि शिकार जाल में फंस गया है, लेकिन वे नहीं जानती थी कि शिकार ने अब जाल काटने की तैयारी शुरू कर दी है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि गौरी हवेली बेचने को तैयार हो गई है। रामदीन काका दौड़ते हुए गौरी के पास आए। बिटिया, यह है तूने क्या कह दिया? यह हवेली तेरे बापू की निशानी है। गौरी ने रामदीन काका का हाथ जोर से दबाया और इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा।
फिर उसने जोर से कहा, ताकि चाची सुन सके, काका, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। चाची जो कर रही हैं, मेरे भले के लिए ही कर रही हैं। रामदीन काका गौरी का इशारा समझ गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वे समझ गए कि उनकी भोली भाली बिटिया अब बड़ी हो गई है और उसने लड़ना सीख लिया है। अब हवेली में एक अजीब सा तनाव था। चाची अपनी जीत के जश्न की तैयारी में थी और गौरी अपनी आखिरी चाल चलने के लिए तैयार हो रही थी। जिस तरह तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है, वैसे ही हवेली का वातावरण थमा हुआ था। गौरी अपने कमरे में बैठकर हर छोटी से छोटी आवाज को सुन रही थी। हवा का सरकना, चूहों की दौड़ और चाची की सांसों की गति। वह जानती थी कि आने वाला दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। उसे साबित करना होगा कि दृष्टि का होना और दृष्टि का न होना, दोनों में बहुत फर्क है। और कभी कभी बंद आंखें वो देख लेती हैं जो खुली आंखें नहीं देख पाती। बाहर आकाश में बादल घिरने लगे थे। शायद बारिश होने वाली थी। बादलों की गड़गड़ाहट ने गौरी को शक्ति दी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, इस अंधेरे ने मुझे डराया है, लेकिन अब यही अंधेरा मेरा हथियार बनेगा। चाची को लगता है कि उन्होंने मुझे कोने में धकेल दिया है, लेकिन वे नहीं जानती कि कोने में बैठा इंसान पूरे कमरे पर नजर रख सकता है, भले ही वह नजर आंखों की न हो। और इस तरह एक षड्यंत्र के बीच एक अंधी लड़की ने अपनी लड़ाई का शंखनाद किया, बिना एक शब्द बोले। वह दिन गौरी के जीवन का सबसे भारी और सबसे शांत दिन था, जब उसकी आंखों के सामने टिमटिमाती हुई आखिरी किरण भी हमेशा के लिए बुझ गई। अब तक उसे दिन और रात के बीच का धुंधला अंतर समझ आता था। एक कोहरा सा छाया रहता था, लेकिन उस सुबह जब वह सोकर उठी तो सब कुछ स्याह काला था। उसने अपनी आंखें मलीं, पलकें झपकाईं, लेकिन वह काला पर्दा नहीं हटा। पहले तो एक जबरदस्त घबराहट ने उसे घेर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें अटकने लगीं। उसे लगा जैसे वह एक गहरे कुएं में गिर गई है, जहां कोई रस्सी नहीं है। वह चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, अपनी किस्मत को कोसना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरने लगी। यह वह शांति थी जो तब आती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। उसने महसूस किया कि अब डरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस अंधेरे से वह सालों से भाग रही थी, अब वह उसी अंधेरे की गोद में बैठी है। जैसे ही बाहरी दुनिया की रोशनी खत्म हुई, गौरी के अंदर की दुनिया में एक अनोखा बदलाव आना शुरू हो गया। कहते हैं, जब कुदरत एक रास्ता बंद करती है तो वह इंसान की बाकी इंद्रियों को इतनी शक्ति दे देती है कि वे आंखों की कमी पूरी कर सकें। गौरी के साथ भी यही हुआ। अब तक वह आवाज़ों को सिर्फ सुनती थी, लेकिन अब वह आवाज़ों को देखने लगी थी। उसे कमरे के कोने में रेंगते हुए एक छोटे से कीड़े की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। हवा जब खिड़की की झिरी से होकर गुजरती तो उसे हवा का आकार महसूस होता। रसोई में पक रही दाल की महक से वह बता सकती थी कि उसमें नमक कम है या ज्यादा। रामदीन काका की चप्पलों की घिसटने की आवाज और कांता चाची की भारी पाजेब की छम छम अब उसके लिए सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि उनके इरादों का नक्शा बन गई थी। कांता चाची को इस बदलाव की भनक तक नहीं थी। वे तो इसी गुमान में थीं कि गौरी अब पूरी तरह लाचार हो चुकी है। वे गौरी के कमरे में आती और जानबूझकर चीजों को इधर उधर बिखेर देती ताकि गौरी उनसे टकराकर गिर पड़े। एक दिन चाची ने गौरी के चलने के गेबहार और उनसे संबद्ध दिख रहे की बेदी और उनसे दादी और संबद्धी दिख रहे और गौरी के चलने की गौरी दादी रास्ते में पीतल का भारी फूलदान रख दिया। वे दूर खड़ी होकर तमाशा देखने लगीं, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान लिए। गौरी पानी पीने के लिए उठी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। चाची अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखे खड़ी थीं। इंतजार कर रही थीं कि कब गौरी गिरे और कब वे शोर मचाएं। लेकिन फूलदान से ठीक 2 कदम पहले गौरी रुक गई। उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सामने की खाली जगह में कुछ अवरोध है। हवा का प्रवाह वहां रुका हुआ था। गौरी ने अपना रास्ता बदल लिया और फूलदान के बगल से निकल गई। चाची की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि बिना देखे गौरी ने यह कैसे किया।
रातें अब गौरी के लिए सोने का समय नहीं, बल्कि जागने और पहरेदारी का समय बन गई थीं। दिन के शोर शराबे में जो बातें छिप जाती थीं, रात का सन्नाटा उन्हें खोलकर रख देता था। हवेली का पुराना लकड़ी का फर्श रात में हर कदम का हिसाब रखता था। गौरी अपने बिस्तर पर लेटे हुए, चादर ओढ़े, सोने का नाटक करती, लेकिन उसके कान रडार की तरह पूरे घर का जायजा लेते रहते। उसे पता चलता कि रात के 12 बजे के बाद चाची अपने कमरे से निकलती हैं। उनके कदम बहुत सधे हुए और धीमे होते थे, जैसे कोई चोर अपने ही घर में चोरी कर रहा हो। गौरी सुनती कि वे दालान से होती हुई उस पुराने स्टोर रूम की तरफ जाती है, जहां पीढ़ियों पुराना कबाड़ और कुछ संदूक रखे थे। वहां जाकर वे क्या करती थीं, यह जानने के लिए गौरी ने अपनी सुनने की शक्ति को और गहरा किया। एक रात हवा में नमी थी और झींगुरों की आवाज तेज थी। गौरी ने सुना कि चाची के साथ कोई और भी है। यह वही भारी आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी। सेठ जी, वे दोनों फुसफुसा रहे थे, लेकिन गौरी के लिए वह फुसफुसाहट चीख जैसी साफ थी। सेठ कह रहा था, कांता, कागज तो तैयार है, लेकिन उस पुरानी तिजोरी की चाबी का क्या हुआ सुना है? गौरी के पिता ने असली जेवर और वसीयत उसी में रखी थी। चाची की आवाज आई, अरे तुम सब्र करो, वह चाबी उस बूढ़े रामदीन के पास ही होगी या फिर गौरी ने कहीं छिपा दी होगी। वह पगली तो अब खुद को भी नहीं संभाल सकती। चाबी क्या संभालेगी? मैंने आज उसे देखा, वह दीवारों से बातें कर रही थी। कल पंचायत के सामने बस उसे पागल साबित करना है, फिर चाबी मिले या न मिले, पूरा घर हमारा होगा। इस बातचीत ने गौरी के दिमाग में बिजली कौंधा दी। तो यह थी असली योजना, उसे पागल घोषित करना। गौरी समझ गई कि चाची अब सिर्फ घर नहीं चाहती, बल्कि उसे समाज की नज़रों में मानसिक रूप से बीमार साबित करके हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन इसी बातचीत में गौरी को एक सुराग भी मिल गया। चाची ने कहा था कि वे रामदीन के कमरे की तलाशी ले चुकी हैं। इसका मतलब था कि चाबी अभी तक उनके कामहने से कोश करते हुए हाथ नहीं लगी थी। गौरी को याद आया कि बचपन में उसके पिता ने उसे एक खेल खेल में बताया था कि घर की सबसे कीमती चीज उन्होंने कहाँ छिपाई है। वह जगह ऐसी थी जहाँ किसी की नजर नहीं जा सकती थी, तुलसी के चौरे के नीचे एक खोखली ईंट के भीतर। गौरी को खुशी हुई कि उसका अंधेरापन उसे उस जगह तक जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वह रास्ता तो उसके पैरों में छपा हुआ था। कांता चाची का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वे अब गौरी को डराने के लिए ओछे हथकंडे अपनाने लगी थीं। एक रात जब गौरी अपने बिस्तर पर थी, उसे लगा कि कमरे में कोई है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों जैसी। फिर एक डरावनी, बदलती हुई आवाज गूंजी, गौरी, इस घर को छोड़ दे, यह तेरा काल है। आम तौर पर कोई भी लड़की डर के मारे चीख पड़ती, लेकिन गौरी शांत रही। उसने अपनी नाक सिकोड़ी। उस सड़े हुए फूलों की बदबू के नीचे उसे एक और महक मिली, वही तेज, सस्ता इत्र जो कांता चाची लगाती थीं। गौरी को हंसी आ गई। यह भूत कोई और नहीं, बल्कि खुद कांता चाची थीं, जो चादर ओढ़कर उसे डराने आई थीं। गौरी ने डरने का नाटक किया और रजाई में मुंह छिपा लिया, ताकि चाची को अपनी जीत का एहसास हो और वे बेफिक्र हो जाएं। अगली सुबह गौरी ने रामदीन काका को अपने पास बुलाया। काका की आवाज में थकान और चिंता साफ झलक रही थी। गौरी ने उनका हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से, ताकि दीवारें भी न सुन सकें, कहा, काका, आप डरिए मत, मुझे सब पता चल गया है। वे लोग आज रात या कल कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। रामदीन काका चौंक गए। बिटिया, तू यह सब कैसे जानती है? गौरी ने मुस्कुराते हुए अपनी बंद आंखों की ओर इशारा किया। काका, जब बाहर की रोशनी जाती है तो अंदर का दिया जल उठता है। मैंने उन्हें बातें करते सुना है। मुझे पता है कि वे हवेली को उस सेठ को बेचने वाले हैं जो अवैध धंधे करता है। हमें आज रात ही कुछ करना होगा। गौरी ने एक योजना बनाई। यह योजना जोखिम भरी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रामदीन काका से कहा,
काका, आज शाम जब चाची अपनी पूजा के लिए बैठें, आप चुपके से जाकर तुलसी के चौरे के नीचे वाली तीसरी ईंट हटाना। वहां एक छोटी डिब्बी मिलेगी, उसे निकालकर मेरे पास ले आना। और हाँ, गांव के सरपंच जी और वैद्य जी को कल सुबह की चाय पर बुला लेना, यह कहकर कि मैं अपनी वसीयत पर अंगूठा लगाना चाहती हूँ। रामदीन काका पहले तो हिचकिचाए, लेकिन गौरी के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, उसने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने सिर हिलाया। जो तू कहे बेटिया, अब तू ही इस घर की मालकिन है और तेरी समझ पर मुझे अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा है। शाम हुई और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कांता चाची बहुत खुश थीं। वे गुनगुना रही थी, यह सोचकर कि कल तक यह हवेली उनकी हो जाएगी। वे नहीं जानती थीं कि जिस लड़की को वे बेचारी और लाचार समझ रही थी, वह अब एक योद्धा बन चुकी थी। रामदीन काका ने मौका पाकर तुलसी के चौरे के पास अपना काम कर दिया। जब वे डिब्बी लेकर गौरी के कमरे में आए, तो उनके हाथ कांप रहे थे। यह ले बिटिया, मिल गई। पर इसमें है क्या? गौरी ने डिब्बी खोली, अपनी उंगलियों से टटोला। उसमें एक छोटी चाबी और एक कागज का टुकड़ा था। यह हवेली की असली वसीयत और उस गुप्त तिजोरी की चाबी थी जो दीवार में छिपी थी। गौरी ने उसे अपने ब्लाउज में छिपा लिया। रात गहरी हो गई। यह फैसले की रात थी। गौरी जानती थी कि चाची आज रात फिर कुछ करेंगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बस लेटी हुई थी, अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। इस बार कदमों की आहट में सावधानी नहीं थी, बल्कि एक जल्दबाजी थी। कोई उसके सिरहाने आया। गौरी ने अपनी आंखें बंद रखीं। उसने महसूस किया कि कोई उसके तकिए के नीचे कुछ रख रहा है। उस चीज से धातु की गंध आ रही थी, शायद कोई हथियार या चोरी का कोई सामान, ताकि सुबह उसे चोर साबित किया जा सके। जैसे ही वह साया कमरे से बाहर गया, गौरी ने तुरंत तकिए के नीचे हाथ डाला। वह एक भारी सोने का कंगन था, चाची का अपना कंगन। गौरी समझ गई, चाल बहुत ही घिनौनी थी। सुबह चाची शोर मचाती कि उनका कंगन चोरी हो गया है, और तलाशी लेने पर वह गौरी के बिस्तर से मिलता। एक पागल और चोर लड़की की बात पर कौन विश्वास करता? गौरी का खून खौल उठा, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। उसने वह कंगन उठाया और चुपचाप उठी। अंधेरा उसके लिए अब बाधा नहीं, बल्कि साथी था। वह दबे पांव, बिना किसी आवाज के चाची के कमरे की तरफ बढ़ी। चाची गहरी नींद में थीं। उनके खर्राटे गूंज रहे थे। गौरी ने बड़ी सफाई से वह कंगन वापस चाची के ही कमरे में, उनकी श्रृंगार मेज के दराज में डाल दिया, जहां वह अक्सर अपना सामान रखती थीं। अपना जाल खुद ही काटो चाची, गौरी ने मन ही मन कहा, और वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही गौरी जाग चुकी थी। आज हवेली में पंचायत बैठने वाली थी, लेकिन सरपंच और वैद्य जी के अलावा चाची ने उस दलाल सेठ और अपने कुछ गुंडों को भी बुला रखा था, ताकि दबाव बनाया जा सके। चाची सुबह सुबह उठीं और नाटक शुरू कर दिया। हाय, मेरा खानदानी कंगन, किसी ने मेरा कंगन चुरा लिया, और कौन हो सकता है सिवाय उस पागल लड़की के? कल से वह मेरे गहनों को घूर रही थी। ओह, मतलब टटोल रही थी। चाची का विलाप सुनकर रामदीन काका भी आ गए। चाची सीधे गौरी के कमरे की तरफ भागीं। उनके पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी थे। गौरी अपने बिस्तर पर शांत बैठी थी, जैसे उसे दुनिया की कोई खबर ही न हो। चाची ने गौरी के कमरे में घुसते ही चिल्लाना शुरू किया, निकाल मेरा कंगन, मुझे पता है तूने ही छिपाया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने झपट कर गौरी का तकिया उठाया, गद्दे को पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चाची का चेहरा पीला पड़ गया। वे हक्की बक्की रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद, मतलब वह यही होना चाहिए था। घबराहट में उनकी जुबान फिसलते फिसलते बची। गौरी ने अपना चेहरा उठाया। उसकी पथराई आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान थी। उसने शांत स्वर में कहा, क्या ढूंढ रही हैं चाची? वह जो आपने रात को रखा था।
या वह जो आप सचमुच खो बैठी हैं? चाची को लगा जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। गौरी की आवाज में जो आत्मविश्वास था वह किसी लाचार अबला का नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई, सरपंच जी आ गए हैं। हवेली का बड़ा दरवाजा खुला और गांव के सम्मानित लोग अंदर आए। उनके साथ वैद्य जी भी थे। चाची ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। वे रोने लगीं। देखिए सरपंच जी, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। चोरी करती है और ऊपर से मुझे ही बातें सुनाती है। इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। आप लोग ही फैसला कीजिए। अब इस घर को बेचना ही एकमात्र रास्ता है ताकि इसके इलाज का पैसा निकल सके। सेठ भी पीछे से आ गया, हाथ में कागज लिए। हाँ हाँ, कांता बहन ठीक कह रही हैं। मैंने तो मानवता के नाते अच्छे दाम लगाए हैं। बस गौरी बिटिया का अंगूठा लगवा दीजिए, फिर हम इसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। गांव वाले भी कानाफूसी कर रहे थे। एक अंधी लड़की जिसके खिलाफ उसकी अपनी देखभाल करने वाली चाची गवाही दे रही हो, उसका पक्ष कौन लेता? रामदीन काका कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौरी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह अपनी जगह से उठी, बिना किसी सहारे के। वह सीधे उस दिशा में चली जहां सरपंच जी बैठे थे। उसके कदम इतने सधे हुए थे कि एक पल के लिए सबको लगा कि शायद उसकी रोशनी वापस आ गई है। गौरी ने बीच आंगन में खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने हवा को महसूस किया, उसमें घुले हुए हर इंसान की गंध को पहचाना। चाची के इत्र की गंध, सेठ के पान मसाले की गंध, सरपंच जी के कपड़ों से आती धूप की गंध। सरपंच काका, गौरी की आवाज में एक अद्भुत गूंज थी। फैसला करने से पहले क्या आप मेरी एक छोटी सी विनती सुनेंगे? मेरी आंखें नहीं हैं, यह सच है, लेकिन क्या आंखें न होने का मतलब यह है कि मैं पागल हूं? चाची कहती हैं कि मैं चीजों को नहीं पहचान सकती, घर नहीं संभाल सकती। तो क्यों न आज यहीं सबके सामने एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। अगर मैं हार गई तो मैं अभी इस कागज पर अंगूठा लगा दूंगी। चाची को लगा कि यह उनकी जीत का सुनहरा मौका है। एक अंधी लड़की भरी सभा में क्या ही साबित कर पाएगी? उन्होंने तुरंत हामी भर दी। हाँ हाँ, ले लो परीक्षा। सबको पता चल जाएगा कि तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। सरपंच जी ने भी सिर हिलाया। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो, बोलो क्या परीक्षा देनी है? गौरी ने चाची की दिशा में चेहरा घुमाया। हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी नजरें सीधे चाची की आत्मा को भेद रही थीं। परीक्षा यह है, गौरी ने कहा, कि मैं इस घर के कोने कोने को अपनी आंखों से बेहतर जानती हूँ, और मैं यह भी बता सकती हूँ कि इस घर में अभी कौन सी चीज कहाँ छिपी है और कौन सी चीज किस मकसद से छिपाई गई है। गौरी की इस चुनौती ने सन्नाटा खींच दिया। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। चाची के माथे पर पसीना चमकने लगा। गौरी अब केवल अपना बचाव नहीं कर रही थी, वह आक्रमण कर रही थी। उसने अंधेरे में रहकर जो सत्य बटोरे थे, अब उन्हें उजाले में लाने का वक्त आ गया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, शुरुआत उस कंगन से करते हैं जो चाची कह रही हैं कि चोरी हो गया। अगर मैं बता दूं कि वह कहाँ है, तो क्या आप मानेंगे कि मेरी मन की आंखें खुली हैं? भीड़ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। अब यह सिर्फ एक संपत्ति का झगड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ की सीधी टक्कर बन गई थी। आंगन में सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई थी। हर किसी की निगाहें गौरी पर टिकी थीं, जो बिना किसी सहारे के सिर उठाए खड़ी थी। हवा का एक झोंका आया और गौरी के खुले बालों को उसके चेहरे पर लहरा गया, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसका आत्मविश्वास देखकर कांता चाची के पसीने छूट रहे थे। सरपंच जी ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और गंभीर स्वर में कहा, गौरी बेटी, हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार हैं। बताओ, वह कंगन कहाँ है? अगर तुमने सच साबित कर दिया, तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी नजर भले ही न हो, पर तुम्हारी समझ पर कोई पर्दा नहीं पड़ा है।
गौरी ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा उस दिशा में घुमाया जहां कांता चाची खड़ी थीं। उसने बहुत ही शांत और सधे हुए शब्दों में कहा, सरपंच काका, आप वैद्य जी के बेटे को चाची के कमरे में भेजिए। वहां खिड़की के पास जो बड़ी वाली अलमारी है, उसकी दाईं तरफ की दराज में लाल मलमल के कपड़े के नीचे वह कंगन रखा है। गौरी के इतना कहते ही चाची का रंग सफेद पड़ गया। वे हड़बड़ाकर बोलीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने वहां नहीं रखा। मतलब, मेरा कंगन वहां कैसे हो सकता है? उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और यही लड़खड़ाहट उनकी चोरी का पहला सबूत बन गई। सरपंच जी ने इशारे से एक युवक को अंदर भेजा। पूरा माहौल तनावपूर्ण था। एक एक पल घंटों जैसा लग रहा था। गौरी अपनी जगह पर स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति हो। उसे अपनी सुनने की शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने रात को चाची की सांसों की गति और कपड़ों की सरसराहट से ही अनुमान लगा लिया था कि वे कंगन कहाँ रख रही है। जब गौरी ने उसे वापस रखा था, थोड़ी ही देर में वह युवक दौड़ता हुआ वापस आया। उसके हाथ में वही सोने का भारी कंगन चमक रहा था। उसने कंगन सरपंच जी के हाथ में रख दिया और बोला, काका, यह वही मिला जहां गौरी दीदी ने बताया था। लाल कपड़े के ठीक नीचे भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग हैरान थे। अरे, यह कैसे हो सकता है? गौरी तो देख भी नहीं सकती। फिर उसे कैसे पता? गांव की औरतें एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। सरपंच जी ने कंगन को गौर से देखा और फिर गुस्से भरी नजरों से कांता चाची की ओर देखा। कांता, यह कंगन तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी ही दराज में कैसे पहुंचा? तुम तो कह रही थी कि यह चोरी हो गया है और गौरी ने चुराया है। चाची के पास अब कोई जवाब नहीं था। वे बस हकला रही थी। वो शायद मैं रखकर भूल गई होंगी। मुझे याद नहीं रहा। हाँ, भूल गई थी। गौरी ने अब अपनी अगली चाल चली। उसने तंज कसते हुए कहा, भूल गई थी चाची, या यह भूल गई थी कि इस घर की दीवारें भी सुनती हैं और सिर्फ कंगन ही नहीं। सरपंच काका, इस खेल में और भी खिलाड़ी शामिल हैं। गौरी ने अपनी उंगली उस खंभे की तरफ उठाई जहां सेठ जी छिपे हुए खड़े थे। वहां खंभे के पीछे खड़े उस आदमी से पूछिए कि उसकी जेब में जो कागज रखे हैं उन पर क्या लिखा है, और उससे यह भी पूछिए कि उसे मेरी बीमारी का झूठा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चाची ने कितने रुपए दिए हैं। सेठ जी, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, अचानक अपना नाम सुनकर घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के दो नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया। गौरी ने आगे कहा, सरपंच काका, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे पान मसाले की वह बदबू बहुत अच्छे से याद है जो इस सेठ के कपड़ों से आती है। कल रात जब ये और चाची बात कर रहे थे, तो मैंने सुना था ये कह रहे थे कि गौरी को पागल घोषित करके हवेली कौड़ियों के दाम खरीद लेंगे और फिर उसे तोड़कर यहाँ गोदाम बनाएंगे। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ सेठ जी? सेठ का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। गांव वालों ने उसे घेर लिया। सरपंच जी ने सेठ की जेब से वे कागज निकलवाए। जैसा गौरी ने कहा था, वह हवेली की बिक्री का इकरारनामा था, जिस पर तारीख भी आज की ही डली थी। बस गौरी के अंगूठे का निशान बाकी था। साथ ही एक और कागज था, एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस पर लिखा था कि गौरी मानसिक रूप से अस्थिर है। यह सब देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। धोखा, यह तो सरासर धोखा है। एक अंधी और अनाथ बच्ची के साथ ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? लोग चाची और सेठ को बुरा भला कहने लगे। कांता चाची अब घुटनों पर आ गई थी। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। वे रोने का नाटक करने लगीं। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। मैं तो बस गौरी का भला चाहती थी, लेकिन अब उनकी मगरमच्छ के आंसुओं का किसी पर कोई असर नहीं होने वाला था। गौरी ने उनकी तरफ चेहरा किया और दर्द भरे स्वर में कहा, चाची, मैंने आपको माँ की जगह दी थी। जब मेरी आंखों की रोशनी जा रही थी, तो मुझे लगा था कि आप मेरा सहारा बनेंगी। लेकिन आपने तो मेरे अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे ही मेरे घर से बेदखल करने की साजिश रच डाली। क्या दौलत खून के रिश्तों से भी बड़ी हो गई?
गौरी की बातों ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में पानी ला दिया। रामदीन काका, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे आए और बोले, पंचों, यह बच्ची सच कह रही है। इसने कल रात ही मुझे बता दिया था कि आज क्या होने वाला है। इसकी आंखों की जोत भले ही चली गई हो, लेकिन भगवान ने इसे दिव्य दृष्टि दी है। यह हवेली इसकी अमानत है, और जब तक मैं जिंदा हूं, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। रामदीन काका ने अपनी जेब से असली वसीयत और चाबी निकाली, जो गौरी ने उन्हें दी थी, और सरपंच जी को सौंप दी। सरपंच जी ने वसीयत पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि हवेली का मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ गौरी का है, और उसकी मर्जी के बिना इसे बेचा नहीं जा सकता। सरपंच जी ने फैसला सुनाते हुए कहा, कांता, तुमने न केवल इस बेटी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि पूरे गांव की नाक कटवाई है। एक असहाय बच्ची को पागल साबित करने की तुम्हारी यह हरकत माफी के लायक नहीं है। यह पंचायत आदेश देती है कि तुम और यह दलाल सेठ अभी और इसी वक्त इस गांव से बाहर निकल जाओ। अगर तुम दोबारा यह दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। सेठ तो मौका पाते ही अपनी चप्पलें हाथ में लेकर भाग खड़ा हुआ। कांता चाची के पास अब अपना सामान समेटने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस तरह से वे धमकते हुए हवेली में आई थी, अब उसी तरह सिर झुकाकर, जलील होकर उन्हें जाना पड़ रहा था। गांव की औरतें, जो कल तक चाची की बातों में आकर गौरी को पागल समझ रही थी, अब चाची पर थूक रही थीं। डायन कहीं की अपनी ही भतीजी को खाने चली थी। यह ताने चाची के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। गौरी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसे खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। कांता चाची ने अपना संदूक उठाया और बैलगाड़ी की तरफ बढ़ीं। जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वही हवेली जिसे वे अपनी जागीर समझ बैठी थीं, आज उन्हें एक अभेद्य किले जैसी लग रही थी, जिसकी रखवाली एक अंधी लड़की कर रही थी। गौरी ने उनकी आहट सुनी और कहा, चाची, रुकिए। चाची रुकीं। शायद उन्हें लगा कि गौरी उन्हें माफ कर देगी। गौरी ने कहा, अपना वो इत्र की शीशी लेते जाइएगा। इस घर को अब ताजी हवा की जरूरत है, दिखावटी खुशबू की नहीं। यह गौरी की तरफ से आखिरी करारा जवाब था। बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव से बाहर चली गई। उसके पहियों की चरमराहट धीरे धीरे मध्यम होती गई और अंततः सन्नाटे में विलीन हो गई। हवेली के आंगन में अब केवल गांव के लोग और रामदीन काका बचे थे। भारी मन और तनाव अब बिखर चुका था। सरपंच जी गौरी के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, हमें माफ कर देना। हम बड़ों को जो देखना चाहिए था, वह हम नहीं देख पाए, और तुमने बिना आंखों के सब कुछ देख लिया। तुम सच में इस गांव की लक्ष्मी हो। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। गांव वाले एक एक करके गौरी के पास आए। किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तो किसी ने उसकी बलाएं लीं। वैद्य जी ने कहा, गौरी बेटी, तुम्हारी आंखों का इलाज तो शायद संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी यह जो अंदरूनी शक्ति है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। तुम हम सबके लिए एक मिसाल हो। गौरी ने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया। उसकी आंखों से अब जो आंसू बह रहे थे, वे दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विजय के थे। उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। उसने न केवल अपना घर बचाया था, बल्कि अपना आत्मसम्मान भी वापस पा लिया था। जब सब लोग चले गए, तो शाम घिर आई थी। हवेली में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति अब वीरान नहीं थी। इसमें सुकून था। रामदीन काका ने आंगन में झाड़ू लगाया, मानो चाची के जाने के बाद घर को शुद्ध कर रहे हों। वे बड़बड़ा रहे थे, बड़ी आई थी मालकिन बनने, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। फिर वे गौरी के पास आए और गदगद होकर बोले, बिटिया, आज तेरे बापू ऊपर से देख रहे होंगे तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई होगी। तूने तो शेरनी की तरह उनका सामना किया। गौरी मुस्कुराई और बोली, काका, यह सब आपकी वजह से हुआ। अगर आपने मेरा साथ न दिया होता, तो शायद मैं हार जाती।
उसने महसूस किया कि घर का वातावरण अब हल्का हो गया है। वह भारीपन, वह डर, वह दबाव जो पिछले कुछ हफ्तों से उसकी छाती पर बैठा था, अब गायब हो चुका था। उसने एक लंबी सांस ली। हवा में अब केवल गीली मिट्टी और तुलसी की भीनी भीनी खुशबू थी। कोई विदेशी इत्र की गंध नहीं, कोई साजिश की बू नहीं। उसका घर अब पूरी तरह से उसका था। सूरज ढल चुका था और पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। उनकी चहचहाहट गौरी को संगीत जैसी लग रही थी। उसने रामदीन काका से कहा, काका, बहुत दिन हो गए, हवेली में दिया नहीं जला। आज आप हर कमरे में, हर कोने में दिए जलाइए। मैं नहीं देख सकती तो क्या हुआ, मेरा घर तो रोशन होना चाहिए। रामदीन काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ बिटिया, आज तो यह हवेली ऐसे जगमगाएगी जैसे दिवाली हो। मैं अभी तेल और बाती लेकर आता हूँ। रामदीन काका दिए जलाने चले गए। गौरी वहीं तुलसी के पास बैठी रही। उसने तुलसी के पत्तों को छुआ और माथे से लगाया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने सीखा था कि दृष्टि केवल वह नहीं है जो आंखें देखती हैं। असली दृष्टि वह है जो मन देखता है, जो अंतरात्मा महसूस करती है। आज उसने साबित कर दिया था कि एक दिव्यांग लड़की किसी से कम नहीं है, अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। वह जानती थी कि उसके जीवन में अंधेरा हमेशा रहेगा, लेकिन अब उस अंधेरे में डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह की रोशनी होगी, आत्मविश्वास की रोशनी। तभी रामदीन काका वापस आए। उनके हाथों में एक थाली थी जिसमें कई सारे मिट्टी के दिए जगमगा रहे थे। उन्होंने एक दिया गौरी के पास रखा। गौरी को उसकी लौ की गर्माहट महसूस हुई। उसने अपने हाथ उस लौ के ऊपर किए, जैसे उस पवित्र अग्नि से शक्ति ले रही हो। हवेली की पुरानी दीवारें, जो कल तक उदास थीं, आज सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं। गांव में दूर कहीं ढोलक बजने की आवाज आ रही थी। शायद कोई उत्सव था, या शायद यह गौरी की जीत का जश्न था जो प्रकृति मना रही थी। गौरी ने महसूस किया कि उसकी भूख लौट आई है। पिछले कई दिनों से तनाव के कारण उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसने काका से पूछा, काका, रसोई में क्या है, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। रामदीन काका हंसे। उनकी हंसी में एक पिता का दुलार था। अरे बिटिया, आज तो तेरी पसंद की कढ़ी और चावल बनाऊंगा, और साथ में गुड़ की खीर भी। आज हम दावत करेंगे। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खेल गई, ऐसी मुस्कान जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। आसमान में तारे निकल आए थे। गौरी भले ही उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है, ठीक उसी तरह जैसे वह अपनी सच्चाई पर अटल रही थी। हवेली का वह विशाल मुख्य द्वार, जो बुरी नीयत वालों के लिए बंद हो चुका था, अब खुशियों और सुकून के लिए खुला था। संघर्ष खत्म हो चुका था, और अब समय था घावों को भरने का और नई शुरुआत करने का। एक ऐसी शुरुआत जहां रोशनी आंखों से नहीं, बल्कि उम्मीदों से आनी थी। तूफान के गुजर जाने के बाद जो शांति आती है, वह केवल वातावरण को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शीतल कर देती है। हवेली में अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद बनकर उगा। कल तक जो घर युद्ध का मैदान बना हुआ था, आज वह एक मंदिर जैसा पवित्र और शांत महसूस हो रहा था। गौरी जब अपनी नींद से जागी तो उसे किसी बुरे सपने का डर नहीं था, और न ही किसी अनहोनी की आशंका। उसने अपनी खिड़की खोली और ताज़ी हवा का एक गहरा कश लिया। हवा में बारिश के बाद वाली मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, और उसमें कहीं दूर खिलने वाले हरसिंगार के फूलों की महक घुली हुई थी। गौरी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आसमान आज एकदम साफ है, नीला और बेदाग, ठीक उसके मन की तरह। वह बिस्तर से उठी, और आज उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसे अब दीवार का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके रास्ते के कांटे अब साफ हो चुके हैं। रामदीन काका आज सुबह से ही बहुत व्यस्त और खुश नजर आ रहे थे। वे पूरे घर की धुलाई सफाई में जुटे थे, मानो वे कांता चाची और उस दुष्ट सेठ के कदमों के निशान मिटा देना चाहते हों।
बाल्टियों के खटकने और पानी के छप-छप की आवाज हवेली में गूंज रही थी, जो किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। काका बीच-बीच में कोई पुराना लोकगीत भी गुनगुना रहे थे, जो उन्होंने सालों से नहीं गाया था। गौरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, काका, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है? रामदीन काका ने झाड़ू एक तरफ रखा और हंसते हुए बोले, अरे बिटिया, आज घर की हवा ही बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर को किसी की बुरी नजर लगी थी जो अब उतर गई है। आज मुझे काम करने में थकान नहीं, बल्कि आनंद आ रहा है। उनकी बातों में एक ऐसा सुकून था जो गौरी के दिल को छू गया। दोपहर होते होते हवेली के मुख्य द्वार पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह चहल पहल किसी खतरे की नहीं, बल्कि प्रायश्चित और प्रेम की थी। गांव की कुछ औरतें, जो कल तक कांता चाची की बातों में आकर गौरी के बारे में बुरा भला कह रही थीं, अब सिर झुकाए हवेली आईं। उनके हाथों में घर का बना मक्खन, ताज़ी सब्जियां और गुड़ की डलियां थीं। वे गौरी से माफी मांगने आई थीं। उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने गौरी का हाथ अपने हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटी, हमें माफ कर दे। हम बड़ों की मति मारी गई थी, जो हमने उस परदेसी औरत की बातों पर भरोसा किया और तेरे जैसी देवी को नहीं पहचान पाए। तूने तो अपनी सूझबूझ से हम सबकी आंखें खोल दीं। गौरी ने बहुत ही विनम्रता से उनका हाथ थपथपाया और कहा, काकी, बड़ों से गलती हो सकती है, लेकिन वे माफी नहीं मांगते। आप सब मेरा परिवार है, और परिवार में ऊंच नीच तो होती रहती है। गौरी का यह बड़प्पन देखकर गांव वालों का सम्मान उसके लिए और भी बढ़ गया। वे समझ गए कि यह लड़की न केवल समझदार है, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। थोड़ी देर बैठकर सुख दुख की बातें करके वे लोग चले गए। गौरी को महसूस हुआ कि अब वह समाज से कटकर नहीं, बल्कि उससे जुड़कर जी रही है। जिस अकेलेपन का उसे डर था, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हवेली का आंगन, जो कल तक वीरान था, अब उपहारों और शुभकामनाओं से भर गया था। रामदीन काका ने गर्व से कहा, देख बिटिया, मैंने कहा था ना, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आज पूरा गांव तेरे साथ खड़ा है। अब किसी की मजाल नहीं जो हमारी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। शाम ढलने लगी थी, और अब समय था उस वादे को पूरा करने का जो गौरी ने खुद से किया था, सुकून की एक दावत। रसोई से मसालों के भुनने की ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि किसी का भी मन ललचा जाए। रामदीन काका कढ़ी में हींग और जीरे का छौंक लगा रहे थे। गर्म तेल में मसालों के आँख तड़कने की आवाज किसी उत्सव के नगाड़ों जैसी लग रही थी। गौरी भी रसोई में आ गई। उसने कहा, काका, मैं भी मदद करूंगी। काका ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर गौरी की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने उसे चावल बिनने का काम दिया। गौरी ने थाली में चावल लिए और अपनी संवेदनशील उंगलियों से एक एक कंकड़ को ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई जौहरी हीरे परख रहा हो। उसकी उंगलियां अब उसकी आंखें बन चुकी थीं, जो गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। कढ़ी और चावल के साथ साथ काका ने बाजरे की रोटियां भी बनाईं, जिन पर ढेर सारा सफेद मक्खन रखा था, और अंत में वह खास गुड़ की खीर, जिसे काका बहुत ही धीमी आंच पर पका रहे थे ताकि दूध का स्वाद गाढ़ा और सोंधा हो जाए। इलायची और केसर की महक ने पूरी रसोई को भर दिया था। गौरी एक लकड़ी की पीढ़ी पर बैठी यह सब महसूस कर रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई। बचपन में माँ भी ऐसे ही त्योहारों पर पकवान बनाती थी। आज उसे दुख नहीं था, बल्कि एक मीठी याद थी। उसे लगा जैसे माँ और पिताजी भी इस खुशी में शामिल है, कहीं आस पास ही मौजूद है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। घर की दीवारें अब उसे काटने को नहीं दौड़ती थीं, बल्कि अपनी बाहों में समेटे हुए महसूस होती थीं। खाना तैयार होने के बाद रामदीन काका ने आंगन में 2 आसन बिछाए। आज नौकर और मालकिन का भेद नहीं था। आज तो बस पिता और पुत्री का रिश्ता था। उन्होंने पीतल की बड़ी थालियों में खाना परोसा। कढ़ी का सुनहरा रंग, चावल की सफेदी और हरी धनिये की चटनी
हालांकि गौरी यह सब देख नहीं सकती थी, लेकिन काका उसे हर चीज का वर्णन कर रहे थे। देख बिटिया, तेरी थाली में दाईं तरफ कढ़ी है और बाईं तरफ रोटियां, और हाँ, खीर की कटोरी मैंने थोड़ी दूर रखी है ताकि हाथ लगने से गिरे नहीं। गौरी ने हंसते हुए कहा, काका, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस खाने की खुशबू ही मुझे बता रही है कि क्या कहाँ रखा है। दोनों ने भोजन शुरू किया। पहले निवाले के साथ ही गौरी की आंखों में पानी आ गया। यह स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, यह आजादी का स्वाद था, यह सुरक्षा का स्वाद था। कढ़ी का खट्टापन और खीर की मिठास मिलकर जीवन के सारे रसों को पूर्ण कर रहे थे। रामदीन काका ने उसे खाते हुए देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, खा ले बिटिया, जी भरकर खा। अब कोई तुझे रोकने वाला नहीं, कोई तुझे टोकने वाला नहीं। यह अनाज तेरे खेतों का है, यह दूध तेरी गायों का है, तू इस सब की स्वामिनी है। गौरी ने सिर हिलाया और तृप्ति के साथ भोजन किया। ऐसा सुकून भरा खाना उसने महीनों बाद खाया था। भोजन के बाद गौरी और रामदीन काका आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास बैठ गए। रात हो चुकी थी और आकाश तारों से भरा था। गांव में अब सन्नाटा पसरने लगा था। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की या चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। गौरी ने अपने पैरों को फैला लिया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। उसने काका से कहा, काका, क्या आपको लगता है कि मैं भविष्य में यह सब संभाल पाऊंगी? रामदीन काका ने पान चबाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, बेटिया, जो लड़की तूफानों में दिया जलाना जानती हो, वह कुछ भी संभाल सकती है। और फिर तू अकेली कहाँ है? मैं हूँ, गांव के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरा यह मन है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तूने साबित कर दिया है कि रोशनी आंखों में नहीं, नजरिए में होती है। समय बहुत धीमी गति से बीत रहा था, जैसे वह भी इस शांतिपूर्ण पल को ठहरकर देखना चाहता हो। गौरी ने महसूस किया कि उसकी सुनने की शक्ति अब उसे परेशान नहीं करती, बल्कि उसे दुनिया से जोड़ती है। वह सुन सकती थी कि पीपल के पेड़ पर बैठे पक्षी अब सो चुके हैं। वह सुन सकती थी कि हवा अब किस दिशा से बह रही है। यह अंधेरा अब उसे डरावना नहीं, बल्कि मखमली और आरामदायक लग रहा था, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सिर रखकर सोता है और उसे सुरक्षा का एहसास होता है। वैसे ही गौरी को इस अंधेरे में सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने समझ लिया था कि डर अंधेरे में नहीं होता, डर तो हमारे मन के वहम में होता है। रामदीन काका ने जमाई लेते हुए कहा, चलो बेटिया, अब रात काफी हो गई है, कल नई सुबह होगी, नए काम होंगे, अब आराम करो। उन्होंने उठकर लालटेन की बत्ती कम की और गौरी को उसके कमरे तक छोड़ने आए। गौरी का कमरा अब व्यवस्थित था, हर चीज उसकी जगह पर थी। पानी का लौटा, उसकी चप्पलें, उसका संदूक। अब उसे किसी नक्शे की जरूरत नहीं थी, यह कमरा उसका अपना हिस्सा बन चुका था। उसने काका को शुभरात्रि कहा और अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर की चादर साफ और मुलायम थी और तकिए में धूप की महक थी। लेटे लेटे गौरी ने आज के पूरे दिन के बारे में सोचा। कैसे सुबह की शुरुआत सफाई से हुई, फिर गांव वालों का आना, फिर वह स्वादिष्ट भोजन, और अब यह शांत रात। उसने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और उस चाबी को छूकर देखा जो उसने वापस पाली थी। वह चाबी सिर्फ तिजोरी की नहीं थी, वह उसकी किस्मत की चाबी थी। उसने फैसला किया कि वह इस हवेली को केवल एक घर नहीं, बल्कि एक आश्रय बनाएगी। शायद भविष्य में वह यहाँ एक छोटा सा स्कूल खोले या उन लोगों की मदद करे जो उसकी तरह देख नहीं सकते। उसके पास अब एक मकसद था, छोटा सा भी एक मकसद था, और मकसद इंसान को जीने की वजह देता है। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों में भर रही थी। बाहर झींगुरों की आवाज एक लोरी की तरह काम कर रही थी। हवेली की पुरानी लकड़ियों की चरमराहट भी अब संगीत जैसी लग रही थी। गौरी ने एक आखिरी बार अपनी बंद आंखों से उस अदृश्य दुनिया को देखा जिसे उसने जीता था। उसने मन ही मन अपनी माँ को याद किया और कहा, माँ, मैंने अपना दिया अपने अंदर जला लिया है, अब यह कभी नहीं बुझेगा।
उसके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य और संतोषजनक मुस्कान थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया, सारी थकान उतर गई और वह एक गहरी स्वप्नहीन नींद के आगोश में समा गई। चंदनपुर गांव अब पूरी तरह से सो चुका था। पुरानी हवेली, जो सदियों से वहां खड़ी थी, आज फिर से अपने वारिस की सुरक्षा में मुस्तैद थी। रात का पहरेदार भी जब हवेली के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वहां अब कोई डर नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति है। हवा के झोंके धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वे भी कह रहे हों, सब ठीक है, सो जाओ, सब ठीक है। अंधेरा अब सिर्फ रात का था, जीवन का नहीं। और इस तरह एक अंधी लड़की की कहानी, जिसने दुनिया को देखने का नया नजरिया सिखाया, तारों की छान में विश्राम करने लगी। शुभ रात्रि।